बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका टीचर मोहम्मद ज़मान जमाली, FG मॉडल पब्लिक स्कूल सेकंड शिफ्ट वाह कैंट। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंजक्शन की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले आप इस पिक्चर को देख लें। ये जो तस्वीर स्लाइड मैंने आपके साथ शेयर की है, इसमें आप देखते हैं कि एक तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, दूसरा एक ग्लू स्टिक है और उसके साथ ये चेन है। इनसे हमें क्या पता चलता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ जोड़कर बनाए जाते हैं, जबकि ग्लू स्टिक जो है दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जो ये आपके सामने चेन है, इसकी एक कड़ी दूसरे कड़ी के साथ मिली हुई है, यानी जुड़ी हुई है। जब हम कंजक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब भी बिल्कुल ऐसे ही है। कंजक्शन वो अल्फाज होते हैं जो दो अल्फाज को या जुमले के दो हिस्सों को, दो फ्रेजेस को या क्लासेस को आपस में मिलाते हैं, आपस में जोड़ते हैं। अगर हम कंजक्शन की डेफिनेशन की तरफ जाएं, अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस टुगेदर। कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है जो जुमले के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक से सेंटेंस में एक कंजक्शन भी इस्तेमाल हो सकता है, एक से ज़ायद भी हो सकता है। वो क्यों? वो इस वजह से कि कुछ सेंटेंसेस छोटे होते हैं, कुछ सेंटेंसेस बड़े होते हैं। कुछ सेंटेंसेस के जो हिस्से होते हैं वो एक से ज़ायद होते हैं, तीन तीन चार चार क्लासेस होते हैं या फ्रेजेस होते हैं, तो वहाँ हम मुख्तलिफ कंजक्शंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सादा से अल्फाज में अगर आप ये समझ लें कि कंजक्शन वो अल्फाज होते हैं जो कि जुमले के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में मिलाते हैं या जोड़ते हैं। आगे हम चलते हैं। इसकी मज़ीद वजाहत के लिए एक और डेफिनेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा अगली स्लाइड में। व्हाट आर कंजक्शंस? ये मिस्टर बेथोवन है, जो हमारा एक दोस्त है, वो हमसे सवाल करता है कि आपके ख्याल में कंजक्शन क्या है। तो हमारा जवाब क्या है? कंजक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन टू आर मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। कंजक्शन वो अल्फाज हैं जो दो अल्फाज को आपस में जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं या क्लासेस को जोड़ते हैं। अजीज़ तलबा, फ्रेज़ लफ्ज़ या क्लास इन पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास से मुराद ये है कि सेंटेंस का कोई भी एक हिस्सा। सेंटेंस जो एक बड़ा होता है उसके दो या दो से ज़ायद हिस्से होते हैं, तो हर एक हिस्से को हम क्लास कहते हैं। फ्रेज़ का क्या मतलब होता है? फ्रेज़ का मतलब ये होता है कि दो अल्फाज या दो से ज़ायद अल्फाज जिनका एक मतलब हो, कोई ख़ास मीनिंग ज़ाहिर करते हैं, उनको फ्रेज़ कहते हैं। तो फ़िलहाल आप क्लास और फ्रेज़ की मीनिंग की तरफ ना जाएं, उनमें परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है। आप सिर्फ ये समझ लें कि कंजक्शन वो अल्फाज हैं जो दो अल्फाज को आपस में जोड़ते हैं या सेंटेंस के किसी जुमले के दो हिस्सों को या एक से दो से ज़ायद हिस्से जिनको आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, ज्वाइनिंग टू आर मोर वर्ड्स, जब दो अल्फाज या उससे ज़्यादा अगर आपस में मिलते हैं तो द डॉग स्क्रैच्ड एंड पंटेड। अब यहाँ एक कुत्ता है जिसकी शक्ल है द डॉग स्क्रैच्ड। स्क्रैच का मतलब क्या है? ज़मीन को खोदना। स्क्रैच का मतलब वैसे ये भी है कि आप अगर जो है अपने नाखून के साथ भी किसी चीज़ को खरोचते हैं, लेकिन जब कुत्ते की खरोच की बात आती है तो हमें पता लगता है कि कुत्ता जो है ज़मीन को खरोच रहा है या वहाँ थोड़ी सी मिट्टी को साइड कर रहा है। एंड पंटेड, और साथ में जो है वो ज़ोर ज़ोर से सांसें भी ले रहा है, यानी जो उसकी एनर्जी वहाँ इस्तेमाल हुई है तो उसके नतीजे में वो हाँप रहा है। द डॉग स्क्रैच्ड एंड पंटेड, कुत्ता ज़मीन को खरोच रहा है और साथ में हाँप भी रहा है, यानी उसे सांस लेने में मुश्किलात हो रही है, वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। आगे चलते हैं। ज्वाइनिंग टू आर मोर फ्रेजेस। अब जब फ्रेज़ की बात आती है, अब देखें, माई डॉक्टर कैन चूज़ टू मेयर माई हाइट माई वेट। मेरा डॉक्टर वो ये चूज़ कर सकता है कि वो मेरा हाइट को मापे। माई हाइट, अब ये फ्रेज़ हो गया। माई वेट, ये दो अल्फाज का जुड़ा हुआ है, मेरा वज़न। और चेक माई टेम्परेचर, या मेरा वो टेम्परेचर चेक कर सकता है या मेरा बुखार चेक कर सकता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो और आया है ये कंजक्शन है जिसने क्या चीज़ जोड़ा? माई डॉक्टर कैन चूज़ टू मेयर माई हाइट माई वेट। अब देखें यहाँ दो फ्रेजेस हैं, माई हाइट और माई वेट,
और चेक माई टेम्परेचर, और उसके साथ इन्होंने माई टेम्परेचर यानी तीसरा फ्रेज जोड़ा है। ठीक है, तो और यहाँ क्या है, कंजक्शन है। आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल है ज्वाइनिंग टू और मोर सेंटेंसेस। जब दो सेंटेंसेस या उससे ज़्यादा सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं तो वहाँ भी कंजक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह, एरिक वांट्स टू प्ले बास्केटबॉल, एरिक चाहता है कि वो बास्केटबॉल खेले। एनी वांट्स टू प्ले सॉसर, जबकि एनी चाहती है कि वो सॉसर यानी फुटबॉल खेले। आपको पता है कि फुटबॉल को हम सॉसर भी कहते हैं। अब इस सेंटेंस को किस तरह जोड़ते हैं हम, इस सेंटेंस को किसी कंजक्शन के साथ, एरिक वांट्स टू प्ले बास्केटबॉल बट बट एनी वांट्स टू प्ले सॉसर। एरिक चाहता है कि वो बास्केटबॉल खेले, लेकिन एनी चाहती है कि वो सॉसर खेले यानी फुटबॉल खेले। अब आपने देखा कि ऊपर जो दो सेंटेंसेस दिए गए थे उनको हमने बट के ज़रिए बट एक कंजक्शन है उसके ज़रिए आपस में मिला दिया। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ज्वाइनिंग टू आर मोर सेंटेंसेस, तो कंजक्शन के ज़रिए हम दो सेंटेंसेस को या उससे ज़्यादा सेंटेंसेस को भी आपस में जोड़ सकते हैं। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं, ये हमें बताता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जॉइन सेंटेंस एलिमेंट्स दैट आर सेम। ये वो कंजक्शन हैं जो सेंटेंस के एलिमेंट्स हैं, अनासर हैं, उनको आपस में ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, जो कि बराबर हैं या सेम हैं। यू कैन मेमोराइज देम विद द एक्रोनिम फैन वॉइस। अब देखें बेटा, यहाँ फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, ये कंजक्शंस हैं, इनको हम मिलाकर कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कभी कभार हमें ये होता है कि हम भूल जाते हैं कि इनमें से कोई एक या दो कंजक्शन को स्किप कर जाते हैं, तो इनको एक्रोनिम हमने एक बनाया है, वो है फैन वॉइस, FANBOYS। आप सोचेंगे कि ये फैन वॉइस क्या है, F फॉर। आप देख सकते हैं फैन वॉइस में सबसे पहले F आता है तो यहाँ फॉर, उसके बाद एंड आता है तो एंड का हमने A लगाया, फिर नॉर का हमने एन लगाया, ये हो गया फैन। बट के लिए बी हमने लगाया बट, और के लिए ओ हमने ऊपर लगाया, येट के लिए हमने वाई लगाया, सो के लिए हमने एस लगाया। तो ये मिलाकर एक लफ्ज़ क्या बनता है, फैन वॉइस। फैन वॉइस एक, अगर इसके हम जो है मुकम्मल शक्ल देखें तो हमें ये आएगा फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। इन सारे अल्फाज को, इन कंजक्शंस को मिलाकर हमने आसानी के लिए फैन वॉइस के नाम से लिख लिया, यहाँ पे आपकी आसानी के लिए दिया गया है। ये सारे कंजक्शंस हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो मैंने आपको बताए हैं फैन वॉइस के, उसमें यहाँ सिर्फ उसके कोई 4 हिस्से मैंने आपको दिए हैं। इनके मतलब क्या हैं, इसका मकसद क्या है। बट हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अपोजिट डिफरेंस। देखें, जब हम कहते हैं कि आपकी बात ठीक है पर मेरे ख्याल में ये होगा। अब देखें, जब अपोजिट डिफरेंस हम कर रहे हैं, कोई फ़र्क वाजे कर रहे हैं, कोई उसकी मुखालफत में हम बात कर रहे हैं, तो हम बट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यानी एक आइडिया है, उस आइडिया के हवाले से हम दूसरा आइडिया ला रहे हैं, तो वहाँ हम बट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे और मतलब चॉइस ऑप्शन। यानी हम जब एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ देते हैं, हम कहते हैं कि दोनों में से कोई आपको एक चीज़ पसंद है तो वो ले लें या वो कर लें। आपने अमूमन देखा होगा कि इम्तिहानी पेपर आता है, जब एग्ज़ाम का पेपर आता है तो उसमें इंग्लिश का पेपर आता है, उसमें या तो एक एप्लीकेशन की बात होती है, ऊपर बीच में और लिखा होता है, उसके बाद नीचे लिखा होता है कि लेटर। यानी वो आपको चॉइस देता है कि दोनों में से कोई भी एक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई एक सवाल का जवाब आप लिख सकें, चाहे आप एप्लीकेशन लिखें चाहे आप लेटर लिखें। तो ये और जब वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ चॉइस ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद येट है, येट का मतलब भी बट वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ भी ये है कि हम कहते हैं कि आपकी बात भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई और चीज़ भी हम डिस्कस कर सकते हैं या इसका कोई और हल भी है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने जो है एक मसले की बात की, उसके हल की बात की, तो मेरे नज़र में उसका एक दूसरा हल भी था, तो हमने उसकी बात सुनी, उसकी तायद की, साथ में जो है येट लगाकर अपना सेंटेंस भी बताया कि बेटा
ये तो ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है, तो यहाँ येट आता है। उसके बाद सो कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट से मुराद ये है कि आप लेट हो गए थे, इस वजह से ट्रेन चली गई। आप पेपर में लेट आए हैं, इस वजह से आपका पेपर मुकम्मल नहीं हुआ। तो देखें, सो जो है हम किसी भी सबब के बाद जो हालात पैदा होते हैं उसके साथ हम बताते हैं कि भाई फ़लाँ सबब की वजह से ये मसला पैदा हुआ या फ़लाँ सबब की वजह से ये हालात पैदा हुए। ठीक है, जब हम वजह बताने की कोशिश करते हैं तो वहाँ हम सो देते हैं, हम रीज़न देते हैं। अगले स्लाइड पे चलते हैं। विच वर्ड इज़ कंजक्शन। यहाँ थोड़ी सी एक्सरसाइज आप बच्चों की है, वो ये है कि आप यहाँ सेंटेंस पढ़ेंगे और उसमें हमें बताएंगे कि कंजक्शन कौन सा है। मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ देखें उसको हाईलाइट भी कर दिया है, बॉक्स में बंद कर दिया है। नीचे आप देखें कि एक पोलर बियर है जो अपने बच्चे के साथ और एक सूटकेस उठाए जा रहा है। द मदर बियर कैरिड हर बेबी एंड ब्रीफकेस। माँ जो बियर है उसने क्या किया, उसने अपने बच्चे को भी उठाया और साथ में ब्रीफ केस को भी उठा रहा है। बेबी और ब्रीफ केस। अब एंड जो है ये कंजक्शन है जो हमें बताती है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ती है। आगे चलते हैं। बेथोवेन कैन प्ले द पियानो और कंपोज म्यूजिक इन हिज फ्री टाइम। अब देखें, बेथोवेन जो है वो दो काम कर सकता है, यहाँ चॉइस है उसके लिए। या तो फ्री टाइम में वो पियानो प्ले करे या तो म्यूज़िक को कंपोज करे, यानी कोई शायरी करे। अब देखें कि बेथोवेन जो है सोच के अंदाज में है कि मैं दो काम कर सकता हूँ, मैं क्या काम करूँ। ये तो आपके फ़न के लिए मैंने तस्वीर लगाई है। तो आप देख सकते हैं बेटा कि और ये चॉइस है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे एग्ज़ाम में हमारे पास चॉइस आता है कि एप्लीकेशन लिखें या लेटर लिखें, तो इसी तरह बेथोवेन के पास भी टाइम है। जब उसके पास फ्री टाइम होता है तो वो को दो काम कर सकता है, या तो पियानो बजा सकता है अपनी खुशी के लिए, और या तो फिर वो जो है शेर व शायरी कर सकता है या म्यूज़िक को कंपोज कर सकता है, यानी धुन बना सकता है। आगे चलते हैं। इट वॉज स्नोइंग आउटसाइड सो वी स्टेड इंडोर्स। अब देखें, बाहर बर्फ़ पड़ रहा था, इस वजह से हम घर में अंदर बैठे हैं। इंडोर का मतलब ये है कि कमरे के अंदर बैठना, दरवाजे के अंदर बैठना। ठीक है, बाहर बर्फ़ पड़ रहा था, इस वजह से हम घर में अंदर रुके। अब सो का मतलब क्या है कि वो जब कॉन्सिक्वेंस को बयान करता है कि बाहर बर्फ़ पड़ रहा था, चूंकि बाहर बर्फ़ पड़ रहा था इसी वजह से हम अंदर रुके। नहीं, अगर बर्फ़ नहीं पड़ रहा होता तो हम यकीनन बाहर होते या बाहर घूम फिर रहे होते। इसका मतलब ये है कि जो हम कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे हैं कि किसी नतीजे के तौर पर हम सो इस्तेमाल करते हैं। हालात एक ये हैं, हम अंदर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, वो इस वजह से कि क्योंकि बाहर बर्फ़ पड़ रहा है या बारिश हो रही है, इस तरह। उससे आगे चलते हैं हम। अवर डैड चेक द ग्रिल बट फॉरगॉट टू चेक द ओवन। अब देखें, हमारे वालिद साहब ने ग्रिल को तो चेक किया। ग्रिल आपको पता है क्या है, ग्रिल के दो मीनिंग्स हैं और दो से ज़ायद भी हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए बताता हूँ। एक तो कोई ख़ास चीज़ हम बना रहे होते हैं, भून रहे होते हैं, तो उसे भी हम ग्रिल कहते हैं अमूमन। और साथ में जिस पतीली पे हम बना रहे होते हैं तो उसे भी हम ग्रिल कहते हैं। बट फॉरगॉट टू चेक द ओवन। और ओवन का मतलब क्या है कि ओवन का मतलब एक तो ओवन एक मशीन आती है, इलेक्ट्रिक हीट है, जिसमें एक किस्म का चूल्हा है, भट्टी है, जिसमें हम कोई चीज़ गर्म करते हैं। लेकिन यहाँ देखें भट्टी नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब ओवन का ये है कि आग। हमारे वालिद ने ग्रिल को तो चेक कर लिया, पतीली जिसमें कोई चीज़ बन रही थी उसे तो चेक कर लिया, लेकिन उसने आग को देखा नहीं या उसे चेक करना भूल गया। अब देखें, बट यहाँ लगा हुआ है, ये क्या है, कंजक्शन है। दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाया। लेकिन एक और चीज़ है, वो ये है कि दो अपोजिट आइडियाज़ की बात कर रहा है। एक तो वो कहता है कि उसने ग्रिल को तो चेक कर लिया था, ओके, लेकिन उसने ओवन को चेक नहीं किया, यानी जो गरमाइश का मिकदार था जिसके ज़रिए कोई चीज़ बनना थी वो उसने चेक नहीं किया। तो दो अपोजिट आइडियाज़ आ गए, डिफरेंस आ गया, उसको बयान करने के लिए हम बट इस्तेमाल करते हैं। एंड बट इज़ अ कंजक्शन। ओके, आगे चलते हैं। आई नो हाउ टू प्ले ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऑन द पियानो। मैं जानता हूँ कि लिटिल लिटिल ट्विंकल स्टार जो कि पोएम है उसे पियानो में हम किस तरह बजा सकते हैं। येट आई डोंट नो हाउ टू प्ले अदर सॉन्ग्स। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि बाकी जो सॉन्ग्स हैं उनको किस तरह प्ले कर सकते हैं।
अब एक बंदा हमें बता रहा है कि उसे ये तो मालूम है कि वो पियानो पे लिटिल लिटिल ट्विंकल स्टार का जो पोएम है वो तो प्ले कर सकता है, वो तो धुन बजा सकता है, लेकिन उसे बाकी और गाने उनका धुन नहीं आता, उनको बजाना नहीं आता। यानी अगर और कोई पोएम्स हों या गाने हों तो उनका अगर वो वो धुन बजाना चाहे तो वो नहीं जानता। यहाँ भी ओपिनियन ऑफ डिफरेंस है। ठीक है, ओपिनियन में डिफरेंस क्या है कि एक चीज़ तो आती है लेकिन दूसरी चीज़ नहीं आती। तो यहाँ भी हमने येट लगाया है और येट का मतलब भी थोड़े बहुत फ़र्क के साथ बट वाला वही रहता है। आगे चलते हैं। दैट इज़ नाइदर वॉट आई सेड नॉट वॉट आई मीन। यहाँ देखिए दो अशखास हैं, तो वो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन एक शख्स जो है शायद वो दूसरे का मतलब नहीं समझा, तो दूसरा शख्स उसे बता रहा है दैट इज़ नाइदर व्हाट आई सेड। ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं है जो बात आप मुझसे कर रहे हैं, बिल्कुल भी मैंने ऐसे नहीं कहा, नॉट व्हाट आई मींट, और बिल्कुल भी मेरा ऐसा मकसद नहीं था जो आप समझे हैं। ठीक है, यहाँ नार का लफ्ज़ जो है वो क्या है, वो भी कंजक्शन है। और अमूमन आपने देखा कि नाइदर और नार किसी भी सेंटेंस में साथ आते हैं, तो ये भी कंजक्शन है। आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द विजिटर्स वर हैप्पी जस्ट सिटिंग अराउंड द शेड। अक्सर जो विजिटर्स थे, सयाह थे, वो खुश थे कि वो साए के नीचे बैठे हैं, साए को घेर कर बैठे। कोई दरख्त था, वहाँ गर्मी ज़्यादा थी शायद इस वजह से। फॉर इट हैड बिन अ लॉन्ग डस्टी ट्रिप ऑन द ट्रेन, क्योंकि ये एक बहुत ही लंबा और मट्टी वाला ट्रिप था, सफ़र था ट्रेन में। कोई सयाह थे, कोई लोग थे जो कि आ रहे थे ट्रेन पे, मट्टी भी बहुत थी और साथ में जो है सफ़र भी बड़ा लंबा था, तो थका देने वाला था, परेशान करने वाला था। जैसे ही वो वहाँ से उतरे तो उन्होंने एक दरख्त देखा और उसके शेड के चौतरफ इर्द गिर्द वो बैठ गए और वो वहाँ खुशी महसूस करने लगे। अब यहाँ लफ्ज़ जो फार आता है बेटा, वो भी कंजक्शन है। वो क्या है? वो भी कंजक्शन है। आगे चलते हैं। सैली इज़ इंटेलिजेंट एंड हर यंगर सिस्टर इज़ ब्यूटीफुल। सैली होशियार है, ज़हीन है और उसकी छोटी बहन जो है वो खूबसूरत है। अब देखें एंड, यहाँ भी दो सेंटेंस, सैली इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है, इसको हर यंगर सिस्टर इज़ ब्यूटीफुल, ये दो जो सेंटेंसेस हैं इनको आपस में मिलाने के लिए एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये भी कंजक्शन है, ये भी दो सेंटेंसेस को मिलाने का एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है। अब अज़ीज़ तलबा, आपके लिए मैंने होम टास्क का बंदोबस्त किया है, वो मैंने यहाँ लिखा है स्लाइड में, आप देख सकते हैं। मैं साथ में आपको पढ़कर सुना देता हूँ। राइट दिस मटेरियल टू योर नीट कॉपीज आर ऑन योर जर्नल्स। जो आपके पास जर्नल है या नीट कॉपी है उस पर ये मटेरियल आप लिख लें। रीड केयरफुली द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन एंड अंडरस्टैंड इट बिफोर राइटिंग इट। देखिए बेटा, पहले आपने जो डेफिनेशंस दो मैंने आपको शुरू में बताई थी कंजक्शन की, उनको पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें। जब वो आपको समझ में आ जाए तो उसके बाद आप लिखना शुरू करें। राइट दिस कंजक्शंस एंड यूज़ देम इनटू योर ओन सेंटेंसेस। इन कंजक्शंस को आप लिखेंगे और उनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। मेक सिंपल सेंटेंसेस फॉर योर प्रैक्टिस। आप जब प्रैक्टिस करें, तो जब मश्क करें तो उस वक़्त सेंटेंसेस कोशिश करके बहुत सादा से और आसान से बनाएं। देखिए, स्कूल लेवल में ये मुमकिन नहीं होता, या क्या कहते हैं कि बिल्कुल आसान नहीं होता कि बहुत बड़े और लंबे सेंटेंसेस आप बनाएं जो कई कई क्लास पर मुश्तमिल हों। तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि बहुत सिंपल और आसान से सेंटेंसेस बनाएं और उनमें ये कंजक्शंस इस्तेमाल करें। यूज़ ऑल कंजक्शंस इन योर सेंटेंसेस डजन्स ऑफ टाइम so that you can keep them in your mind for long time। बेटा, एक कंजक्शन को अगर आप एक मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़े वक्त के बाद एक दो दिन में वो भूल जाए। इसलिए एक एक कंजक्शन को आप कई कई दर्जनों मरतबा आप उनको इस्तेमाल करें और उसके बाद आपको वो बहुत देर तक याद रहेंगे। बहुत देर से मुराद ये है कि ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा 20, 30, 40, 50 साल तक, जब तक वो आपके इस्तेमाल में रहेंगे तब तक वो आपको याद रहेंगे। तो जिन चीज़ों की प्रैक्टिस एक मरतबा अच्छी की जाती है तो वो फिर हमेशा याद रहती हैं। अगर हमेशा ना भी हों तो ज़िंदगी के उस मोड़ तक, जब तक वो थोड़े बहुत आपके इस्तेमाल में हैं, तो आपको कभी भूलते नहीं हैं। In case of any query, you may ask questions on comment box।
बेटा ये आपके लिए यूट्यूब बनाया है ताकि आप इंग्लिश सीख सकें और आप बहुत आसान से और अच्छे से सीख सकें। अगर आपको इन स्लाइड्स के दौरान, इस वीडियो के दौरान कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई या किसी और चीज़ के मुतालिक आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। उनको देखकर फिर मैं अगली वीडियो में या आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर आपको जो है मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबियाँ अता करे, आपको कामयाबियाँ अता करे, आपके लिए रास्ते आसान बनाए इल्म के ख़ास तौर पे। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।